हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का डेट 2024 और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटीआर के बारे में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो भी रेगुलर जो है जैसे कि जीएसटी लिए हुए हैं, तो उन लोगों को प्रत्येक महीना जीएसटीआर फाइल करना पड़ता है, या फिर जिन्होंने जीएसटीआर लिया हुआ है अलग स्कीम के थ्रू में, तो उन्हें जो है मंथली ना फाइल करके उसको क्वार्टरली भी फाइल करना पड़ता है। तो आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आइए सीखते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि जीएसटी का कितना टाइप होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जीएसटी का 3 टाइप होता है, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और यहाँ पे आईजीएसटी कब लगता है और सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। तो देखिए ये क्या होता है, पहले समझते हैं ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कब लगता है। देखिए, जब भी आप अपने स्टेट में, जैसे कि मेरा स्टेट झारखंड है, ठीक है, मैं अपने झारखंड स्टेट के अंदर सेल करूंगा या फिर कुछ भी परचेस करूंगा, तो मुझे चार्ज किया जाएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। यानी कि अगर मैं कुछ भी सेल करूंगा तो मैं अपने कस्टमर से सीजीएसटी, एसजीएसटी कलेक्ट करूंगा, या फिर अगर मैं अपने किसी भी अदर पार्टी से झारखंड के अंदर ही परचेस करता हूं, तो मुझे जो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करना पड़ेगा अपने सप्लायर को। ठीक है, ये हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी का सिंपल बोले तो सेम स्टेट ट्रांजेक्शन, अगर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होता है तो उसे बोलेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम आईजीएसटी। देखिए आईजीएसटी कब चार्ज होता है, जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता खुद का, मेरा स्टेट झारखंड है और मैं झारखंड के अदर स्टेट यानी कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, किसी भी अदर स्टेट से कुछ भी परचेज करता हूँ तो मुझे आईजीएसटी देना पड़ेगा। या फिर अगर मैं अपने झारखंड स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट को कुछ भी सेल करता हूँ तो मुझे वहाँ से आईजीएसटी कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी कब लगता है और आईजीएसटी कब लगता है। आई होप आपको इतना तक क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आता है हमारा जीएसटीआर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज आता है, गुड्स। अभी जो हमने बात किया सेल एंड परचेज का, देखिए उसमें क्या होता है, आप गुड्स को भी सेल परचेज कर सकते हैं, या फिर सर्विस यानी कि किसी भी तरह का सेवा, जैसे कि आप कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं किसी को, है ना। इस तरह से बहुत सारे सेवाएं होते हैं, जैसे कि जो सीए लोग होते हैं ना, सीए लोग क्या करते हैं, ऑडिट करने का या फिर बोलते हैं मंथली जीएसटीआर फाइल करने का पैसा, यानी कि वो लोग एक तरह से सर्विस हमें दे रहे हैं जिसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। तो यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स, जब भी किसी गुड्स का बात होगा या फिर सर्विस, किसी भी तरह का सर्विस का बात होगा तो उसके ऊपर फिर रिटर्न आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1। ये जीएसटीआर 1 क्या होता है, फिर होता है जीएसटीआर 2A, फिर जीएसटीआर 2B, फिर जीएसटीआर 3B। इस तरह से बहुत सारे लिस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें वो होता है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो आखिर ये सब चीजें क्या क्या होती है, चलिए बेसिक से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 क्या होता है। देखिए बेसिकली अगर हम बोले तो जीएसटीआर 1 का मतलब होता है कि जितना भी कुछ आपने एक महीने में सेल किया हुआ है उसका रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को देना है कि हमने एक महीने में इतने रुपए का सेल किया हुआ है। ठीक है, और देखिए इसमें कि आप जब भी टैली में देखिए कंपनी क्रिएट करते हैं तो देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता होगा। वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, तो पहला ऑप्शन होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन स्कीम। यानी कि जब भी कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है यानी जीएसटी नंबर लेता है तो हमें 2 तरह का ऑप्शन आता है, यानी 2 तरह से ले सकता है वो। एक तो रेगुलर यानी कि नॉर्मल ले सकता है, दूसरा होता है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, 2 तरीका होता है। अब देखिए दोनों का ड्यू डेट यानी कि दोनों का जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने का अलग अलग डेट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जीएसटीआर 1 फाइलिंग का डेट, देखिए सपोज हमने पूरा अप्रैल महीने में जो भी कुछ सेल किया हुआ है उसका जीएसटीआर 1 हम लोग फाइल करेंगे मई महीने में। मई महीने में कब, तो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, यानी कि इसका लास्ट ड्यू डेट होता है 11 तारीख तक, यानी कि 11 दिन का आपको टाइम मिलता है। आपको उसी टाइम के अंदर जो है जीएसटीआर 1 को फाइल कर देना है। आप नहीं करते उस टाइम के बात करते, लेट कर देते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हम, देखिए कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, जैसे हमने पूरा अप्रैल में कुछ भी सेल नहीं किया, यानी कि किसी महीने में हमने 1 भी रुपए का सेल नहीं हुआ है हमारा, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए उस केस में भी आपको जीएसटीआर 1 को फाइल करना है। उसको बोलेंगे नील रिटर्न फाइल, यानी कि हमने कुछ भी नहीं सेल किया फिर भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो कि नील रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, यहाँ पर और एक सवाल आता है कि सपोज हमने जीएसटीआर 1 को फाइल किया और हमसे कुछ गलती हो गया तो क्या होगा, क्या हम रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ
उसके नेक्स्ट महीने आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि सपोज एग्जांपल दिया मैंने आपको अप्रैल का जीएसटीआर 1 हम फाइल करेंगे मई में, और मई में अगर कुछ गलती हो गया जीएसटीआर 1 फाइल करते समय तो उसका आप मई में कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद जून महीना जब आएगा तो वहाँ से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि देखिए जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट कब होता है, तो जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए इसमें दो तरह से आप जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। पहला होता है मंथली बेसिस पे, यानी कि आपको प्रत्येक महीना जो है जीएसटीआर 1 को फाइल करना पड़ेगा। जिन लोगों ने जो क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि जो लोग जीएसटी क्वार्टरली फाइल करते हैं, जैसे कि देखिए आप लोग जब भी कंपनी क्रिएट करते होंगे तो उस केस में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, कि जीएसटीआर आप कब फाइल करेंगे। तो उस केस में आपको वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट होता है कि आप मंथली जीएसटीआर 1 को फाइल करना चाहते हैं, क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं। तो वहाँ से अगर आप क्वार्टरली को सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, और देखिए मंथली तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मंथली सिलेक्ट करते हैं, अगर आप मंथली जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं तो आपके लिए 11 दिन का टाइम मिलता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप क्वार्टरली सिलेक्ट किया, यानी कि आप जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ड्यू डेट क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल, सपोज आपने 3 महीना तो सेल किया हुआ है, ठीक है, 3 महीना, जैसे कि आपने अप्रैल मई जून 3 महीना आपने सेल किया, जुलाई में 13 तारीख के बाद 14, 15, 16, 17 इस सब डेट में आप अपना जीएसटीआर 1 को फाइल कर देंगे। इसे बोलते हैं क्वार्टरली जीएसटीआर 1 को फाइल करना। तो इस तरह से जीएसटीआर 1 का जो है फाइलिंग किया जाता है। अब बात करते हैं जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B क्या होता है। देखिए जैसे कि हमने जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया, यानी कि मैंने सेल किया और मैंने अपना जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया, ओके। देखिए सेम वैसे ही मैं भी तो कहीं से परचेस करके लाऊंगा, है कि नहीं। तो देखिए सपोज मैंने किसी पार्टी से परचेस किया हुआ है, तो मेरे सप्लायर ने क्या किया, जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया टाइम से। तो जैसे वो टाइम से फाइल कर देगा जीएसटीआर 1 अपना, तो वो क्या होगा, मेरे पोर्टल में जीएसटीआर 2B में शो होगा कि हाँ आपके सप्लायर ने आपका जो है जो भी आपने कुछ परचेस किया है उसका डिटेल आपके पास आ जाएगा। यानी कि सिंपली बोले तो जीएसटीआर 2B में क्या होता है, परचेस का डिटेल होता है, यानी कि आपने कितना कुछ परचेस किया है और किस किस पार्टी से किया है, किस डेट में किया है, किस अमाउंट पे किया हुआ है, उस सब का डिटेल वहाँ पे जीएसटीआर 2B में। तो देखिए यहाँ पे बात करें हम 2A क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपको कि आपके सप्लायर ने अगर टाइम से जीएसटीआर 1 यानी कि 11 दिन के अंदर जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया हुआ है तो आपका जीएसटीआर 2B में शो होगा। लेकिन आपके सप्लायर ने अगर जैसे कि इसका जो ड्यू डेट है 11 तारीख तक, अगर 11 तारीख तक नहीं किया यानी कि लेट से किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पोर्टल में वो 2A में शो होगा। और अगर आपका 2A में शो करता है तो आप उसका जो है क्लेम नहीं ले सकते, यानी कि उसका आईटीसी उस महीना नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया आईटीसी, ये आईटीसी क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि आपने अपने सप्लायर से कुछ परचेज किया, ठीक है, सपोज मान के चलते हैं आपने 1000 रुपये का कुछ सामान परचेज किया हुआ है आपने अपने सप्लायर से, और जिसमें 18% का टैक्स भी लगा हुआ है। तो इसमें टैक्स यानी कि कितना हो गया, टैक्स 180 रुपये हो गया। तो यानी कि अब आपने जब अपने परचेस किया गुड्स, उस केस में आपने क्या किया, टैक्स के रूप में आपने 180 रुपये ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया, यानी कि अपने सप्लायर को पे कर दिया और आपके सप्लायर ने उस अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। तो 180 रुपये तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया। अब सपोज आपने उस गुड्स को सेल किया अपने कस्टमर को 2000 रुपये में, ठीक है, यानी कि आपने परचेस तो किया 1000 रुपये में, यहाँ पे 18% टैक्स था, 180 रुपये उसको आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आपने उसी गुड्स को सेल किया 2000 रुपये में और आपने टैक्स कलेक्ट किया 18% यानी कि 360 रुपये कलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका आईटीसी यानी कि उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स कितना हुआ, तो इनपुट टैक्स आपने कितना पेमेंट किया था पहले, 180 रुपये का। उसके बाद से आउटपुट टैक्स यानी कि आपने अपने कस्टमर से कितना रुपये का टैक्स कलेक्ट किया, 360 रुपये का। तो 180 में से माइनस करेंगे 360 का, तो कितना हो रहा है, 180 रुपये, यानी कि जो भी इसका बैलेंस होगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर इनपुट टैक्स जो है कम है और आउटपुट टैक्स ज़्यादा है, यानी कि आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गया है कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। क्योंकि देखिए आपने 180 रुपये जो खरीद के लाया, यानी कि 180 रुपये आपने टैक्स ऑलरेडी जमा कर दिया हुआ है और आपने अपने कस्टमर से 360 रुपये टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, यानी कि इसमें आपने जो प्रॉफिट जो आपने ऐड किया 1000 रुपये, उस 1000 रुपये पे आपने 18% जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है अपने कस्टमर से, उस 18% को हमें पेमेंट कर दीजिए। यानी कि 180 रुपये आपने ऑलरेडी पेमेंट किया था और आपने 360 रुपीज़ कस्टमर से कलेक्ट किया, यानी कि 180 रुपये पहले जमा था, आपने फिर से 180 रुपये वहाँ पे कलेक्ट कर लिए टैक्स का, तो आपको अब गवर्नमेंट को 180 रुपये पे करना है, जिसे बोलते हैं आईटीसी लाइबिलिटी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइबिलिटी हो गया। और देखिए यहाँ पे और एक केस होता है, जैसे कि आपने 180 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है, टैक्स। अब आपने अपने कस्टमर से ओनली 100 रुपये ही कलेक्ट किया, यानी कि आपका ज़्यादा सेल नहीं हुआ, आपका सेल बहुत कम हुआ और आपको जो है मात्र 100 रुपये जो ही कलेक्ट किया आपने अपने कस्टमर से, ठीक है, बाकी 80 रुपये आपने कलेक्ट नहीं किया। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका आईटीसी बैलेंस
वहाँ पे शो होगा, यानी कि आपको रिटर्न तो भरना ही है। रिटर्न भरेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि आपको जो 180 रुपये आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है और आपने अपने कस्टमर से 100 रुपये ओनली लिया हुआ है, यानी कि 80 रुपये अभी आपको और लेना है। तो उस केस में इसे बोलते हैं ITC बैलेंस, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस। आपके पास बैलेंस है अभी, आपको किसी भी तरह का और भी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है, ठीक है। बस आपको एडजस्ट वहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ITC क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने अभी देखा 2A एंड 2B के बारे में। अब बात करते हैं 3B। देखिए 3B क्या होता है। 3B एक तरह से रिपोर्ट होता है जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका सेल का डिटेल रहेगा एंड आपका परचेज का डिटेल रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए GSTR 3B का अगर हम बात करें, यहाँ पे जो भी आपका GSTR 2B में शो होगा वही आपका GSTR 3B में शो होगा, यानी कि जो भी आपने कुछ परचेज किया हुआ है उसका डिटेल आपका GSTR 2B में रहेगा और जो भी आपने कुछ सेल किया GSTR 1 में रहेगा, ठीक है। बस उसी का समरी आपको दिखाया जाएगा GSTR 3B में। तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि जो बिल्कुल सारा कुछ जो आपने जो परचेस किया है बिल्कुल प्रॉपर एंट्री है या नहीं है, या फिर जो भी आपको जो सेल किया है वो प्रॉपर एंट्री है या नहीं है उस वहाँ पे। तो यानी कि GSTR 3B आपको फाइल करना पड़ता है। एंड GSTR 3B फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, तो किसी भी, जैसे कि आपने अप्रैल में सेल किया तो आपको मई महीने में जो है उसको 20 तारीख तक आपका ड्यू डेट होता है। आपको 20 तारीख तक GSTR 3B, यानी कि इसको बोलते हैं मंथली रिटर्न फाइलिंग, इसको भी आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरह का लायबिलिटी होता है, यानी कि जो भी आपने कुछ परचेज किया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी आपको कि इसमें से इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स का अगर आपके ऊपर लायबिलिटी बनता है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और अगर आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनता है, आपके ऊपर ITC बैलेंस है, तो आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, बस आपको वहाँ पे उसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से GSTR 3B का जो है रिपोर्ट गवर्नमेंट को सेंड किया जाता है, जिसमें ओवरऑल बोले तो परचेज एंड सेल दोनों का रिपोर्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को अब जो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये GSTR 1 क्या होता है, GSTR 2A क्या होता है, GSTR 2B क्या होता है, GSTR 3B क्या होता है। तो ये बस छोटा सा वीडियो था जहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक से जानकारी आपको दिया हुआ है। इतना जानकारी आप सभी को कम से कम किसी भी अकाउंटेंट को होना चाहिए। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।